नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, पॉलिटी एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर के परीक्षाओं में कई प्रकार से प्रश्न आते हैं और देखा गया है कि गत वर्ष की परीक्षाओं में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार घूम घूम के वही प्रश्न आते हैं। तो हमने उन प्रश्नों को इस वीडियो में कलेक्ट किया है, उसको ठीक प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया है और उसके ऊपर हमने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं। मात्र आधे घंटे में आप इस प्रकार से संविधान का पूरा अन्वेषण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अगर पहले से भी पॉलिटी पढ़ी हुई है तो आप इसको बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। साथियों, हमने इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी जोड़े हैं और कुछ एमसीक्यू भी इसमें लिए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ये जो है इसके अंतर्गत है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, तो उसमें क्या है कि यूनियन यानी संघ का मतलब है केंद्र का नाम और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं इसके अंतर्गत कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं भारत के अंदर, उनका जिक्र जो है वो आर्टिकल 1 में दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3। इसमें दिया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। साथियों, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान के भाग 1 को बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 13 जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 एक तरह से क्या है? फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अम्ब्रेला का काम करता है, छतरी का काम करता है। कैसे करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका हरण ना हो, ठीक है, उनका अतिक्रमण ना हो, उसके लिए ये जो आर्टिकल 13 है वो क्लॉज दिया गया है। ये एक तरह से सेफ्टी देता है फंडामेंटल राइट्स को। वो ये कहता है कि कोई भी केंद्र अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप करेगा, तो जितना भाग ओवरलैप करेगा उतना भाग शून्य हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 बोलता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 14 जिसमें दिया है विधि के समक्ष समता। कहने का मतलब ये है कि विधि के सामने सभी समान होंगे, कोई अमीर कोई गरीब कोई भी हो, लेकिन जज साहब के सामने जब बैठेगा तो ये कोई मतलब नहीं होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके सामने क्या होगा? सब बराबर होंगे। फिर है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। तो जाति भेदभाव, जन्म आधारित, लिंग आधारित, धर्म आधारित, इन सबको कौन प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 15। अगला है आपका आर्टिकल 16 जिसमें दिया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब ये है कि जो भी सरकारी संस्थाओं में जो नौकरियां होती हैं उसमें जो मूल धारा से पीछे रह गए हैं उन लोगों को समान अवसर मिल सके, ऐसा आर्टिकल 16 में कहा गया है। फिर आपका आता है आर्टिकल 17 जिसमें दिया है अस्पृश्यता का अंत, जो अनटचेबिलिटी को या छुआछूत पे का विरोध करता है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 जो कि वाक
एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के है और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो इसी में निहित है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपके जीवन का अधिकार जो भी आप कहते हैं वो सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 से जो जोड़ा गया है बाद में, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का विवरण है। और वहीं आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32, जिसमें दिया है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। आपको पता होगा जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो आपको कई प्रकार से कुछ रिट दायर करने का अधिकार मिलता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह ये सब होती हैं 5 प्रकार की। तो उसको जब आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में, अभी हम केवल संक्षेप में बात करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 40। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश। ये आर्टिकल 40 में दिया है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश देता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश देता है और यही पृथक्करण जो है वो आर्टिकल 50 में है। इसको याद करना बड़ा आसान है। किसी चीज़ को आप जब पृथक्करण करते हैं तो क्या करते हैं, उसको आधा आधा बांट देते हैं, तो 50-50, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल 50 याद हो जाएगा। फिर है आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए निर्देश आर्टिकल 51 देता है। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं अपने राज्य के प्रति। ऐसा आर्टिकल 51A में कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आपको पता होगा कि एकमात्र शर्त होती है, और वो शर्त ये होती है कि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का जब आरोप लगता है तभी ये महाभियोग लगता है, ठीक है। संविधान उल्लंघन केवल यही एकमात्र शर्त है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तभी उस पर महाभियोग चलेगा। और इसके लिए संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन से ये स्टार्ट हो सकता है, और जिस भी सदन से ये आरोप लगेगा वहाँ कम से कम 1/4 सदस्य जो हैं वो सिग्नेचर कर हुआ एक नोटिस देंगे राष्ट्रपति को आरोप लगा करके, और उसके 14 दिन के नोटिस के बाद राज्यसभा में क्या होगा, इस पर चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। अगर वहाँ पर 2/3 वोट बहुमत से पारित होता है तो फिर लोकसभा से या राज्यसभा से भी ये 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जब दोनों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। जिस तारीख से भी ये पारित होगा उस तारीख से राष्ट्रपति को हटना होगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की ये प्रक्रिया है, और अभी तक राष्ट्रपति पर कोई भी महाभियोग नहीं लगा है। आर्टिकल 72, जिसमें दिया है दंडादेशों में
क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी निचली कोर्ट से किसी को फांसी की सज़ा मिल गई है, मृत्युदंड मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो अंतिम है, वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट चाहे तो उसके इस दंड को वो क्षमा भी कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, उसको परिहार या लघुकरण भी कर सकता है। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। आर्टिकल 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति है वो पीएम को नियुक्त करेगा और जो पीएम है वो एक एडवाइस देगा, सलाह देगा, उसके आधार पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? शेष मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। फिर है आपका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है और आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त बैठक से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 108 110 तो बहुत कॉमन है। तो 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है, वहीं 110 धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है। फिर आपका आता है आर्टिकल 112 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, जो असल में बजट है। और बजट शब्द का पूरे संविधान में कोई यूज़ नहीं हुआ है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। लेकिन दरअसल ये एक ही बात है, चाहे आप वार्षिक वित्तीय विवरण बोलें या उसको बजट बोलें, एक ही बात है। फिर है आपका आर्टिकल 123, संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी कि अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय राज्यसभा का भी सत्र नहीं चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर ज़रूरत है तो वो अध्यादेश बना सकता है और उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि लोकसभा या राज्यसभा से पारित होने वाले विधेयक की होती है। अब है आपका आर्टिकल 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर जो राष्ट्रीय लेवल का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको परामर्श दे सकता है और राष्ट्रपति इसको माने या न माने, ये उसके विवेक पर डिपेंड है, वो उसके लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 200, विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, तो जो बिल्स होते हैं उस पर राष्ट्रपति की, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसके संबंधित है आर्टिकल 200। अनुच्छेद 213, विधानमंडल के सत्र में ना होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसा हमने देखा कि केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 213 में दी गई है, जबकि अभी आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं वो कहाँ से मिलती हैं? वो आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 123 में, जैसा कि अभी आपने देखा, इसे आपने देख रहे होंगे कि आर्टिकल 123 में दिया है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो वहीं आपने देखा कि आर्टिकल 213 में विधानमंडल के सत्र में ना होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो आर्टिकल 241 क्या कहता है कि वैसे आपने देखा होगा 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची।
संघ सूची में केंद्रीय विषयों पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषयों पर राज्य बनाती है कानून, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ये एक ऐसे विषय होते हैं जो कॉमन विषय होते हैं, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? वो ये कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में अगर कोई ऐसी विषय है जो राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो ऐसे में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, यानी कि संसद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों की जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, वो आर्टिकल 262 के तहत है। वहीं आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, और 280 में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। असल में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जो कि आर्टिकल 31 में था। इसको बाद में हटा करके विधिक कानून बना दिया और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदोन्नत किया जाना आर्टिकल 311 में दिया हुआ है। 312 में ऑल इंडिया सर्विस, जो कि IAS IPS ये सब का जिक्र होता है, ऑल इंडिया सर्विस बोली जाती हैं ये, तो उसके बारे में आर्टिकल 312 है। और 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसा कि UPSC संघ के लिए और UPPCS MPPCS बिहार PCS, इस तरीके से लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 315 में। आर्टिकल 324 इसमें दिया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 338 में SC आयोग की बात की गई है, राष्ट्रीय SC आयोग की बात की गई है। और 339 में OBC आयोग, राष्ट्रीय OBC आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी SC आयोग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि राष्ट्रीय SC आयोग 338 में है, तो वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है। और 339 अगर ये आता है, क्या 339, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 340 में दिया है पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, जो अभी तक नहीं लगा है भारत में। और 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। आइए चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, और आप इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे लगे कि आपने कितना सीखा अभी तक। तो पहला ही प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किया जाता है? तो पहला आप देख रहे होंगे आर्टिकल 14 जो है वो विधि की समझ समता से संबंधित है। और आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल 16 है वो अवसरों के बारे में बताता है, समान अवसर मिल सके सभी को। और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी
अस्पष्टता के बारे में है, तो आपका राइट आंसर होगा 15। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में है। 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 50 आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को लेकर के है। आपका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार उल्लिखित है? 15 में तो धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव के लिए मना किया गया है, तो ये तो है नहीं आर्टिकल 15। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता को लेकर के है। आर्टिकल 16 समान अवसरों को लेकर के है। आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? हमने बताया आर्टिकल 19 क्या है, वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 16 समान अवसर और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में डाला गया है। किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो वो आर्टिकल 19 है। अस्पष्टता का अंत भारतीय जीवन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 17। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, फिर आपका होता है अनुच्छेद 74, ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान पीएम होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 76 के में, तो आर्टिकल 76 में दिया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति के अटॉर्नी जनरल को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करेगा, तो आर्टिकल 76 भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 72। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के उपबंध का विशेष उपबंध है? तो देखते हैं, आपका है अनुच्छेद 338 ए। तो 338 ए आपका है राष्ट्रीय एसटी आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय एसटी आयोग से संबंधित है 338 ए। 338 आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, ठीक। फिर है आपका 330, तो इसमें दिया है कि लोकसभा में एससी एसटी के सीटों के लिए आरक्षण की बात की गई है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 239 ए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमने बताया था आपको कि महाभियोग कैसे लगेगा, अभी पिछली स्लाइड में आप देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि महाभियोग कैसे चलता है। और असल में ये एक प्रकार से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 50 में। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए, संसद के सत्र न होने पर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो किस में दी गई है? वो दी गई है 123 में। आपको पता होगा आर्टिकल 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 161 क्या बोलता है? क्षमा आदि की और कुछ मामले जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति के
दंडादेश को निलंबन, उसका लघुकरण करना, क्षमादान करना, ये सब दिया है आर्टिकल 161 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अभी हमने आपसे बात किया था कि लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात आर्टिकल 330 में की गई है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है? यही कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो आपको पता होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये SC आयोग की बात कर रहा है। अगर जनजाति लगा होता तो ST होता। तो राष्ट्रीय SC आयोग की बात किस में की गई है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात 338 में की गई है, जबकि ST आयोग किस में है? तो 338A में है वो। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि ये पहले फंडामेंटल राइट्स था, बाद में आपका मौलिक अधिकार से हटा करके आपका विधिक अधिकार बन गया, और ये जो है 300A में है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया है? तो आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280। तो 263 जो है वो किससे संबंधित है? 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। ठीक है, अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में जो उपबंध है उससे संबंधित है राज्यों के। और आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है उससे संबंधित है। और 300A तो हमने बताई दी, संपत्ति का अधिकार है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वित्त आयोग वाला, उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो आप बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो आर्टिकल 360 तो होगा नहीं क्योंकि वित्तीय आयोग संबंधित है। 108 होगा नहीं क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये आपका संयुक्त बैठक से संबंधित है। अब बचा आपका 352 और 356। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब युद्ध हो रहा हो या कोई बाहर से आक्रमण की या घर के अंदर सशस्त्र विद्रोह के संबंध में कोई स्थिति बनती है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 से। जबकि 356 में राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस दशा में लगता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 से करेगा। क्या करेगा? आर्टिकल 352 से। फिर नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? अभी हमने बात की थी ना, तो ये ST आयोग की बात कर रहा है। तो देखिए 330 तो होगा नहीं क्योंकि 330 में लोकसभा में SC/ST की सीटों के आरक्षण की बात की गई है। 338 में आपका जो है वो SC आयोग की बात की गई है। आपका राइट आंसर होगा 338 से, जिसमें ST आयोग की बात की गई है। कौन से? राष्ट्रीय ST आयोग की। फिर है आपका राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? जब संवैधानिक तंत्र पर विफल हो जाएगा तो आर्टिकल 356 के हिसाब से लगेगा, और 360 होगा नहीं, 108 होगा नहीं क्योंकि आपको मैंने बताया ही क्यों नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 356 के हिसाब से लगेगा संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। फिर आपका है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताया ही था आपको कि आर्टिकल 360। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के कानून लाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के
कानून बनाने की जो पावर दी गई है वो केंद्र सरकार या संसद को दी गई है। तो आप बता सकते हैं कौन सा? आर्टिकल 249। तो साथियों, अभी तक आपने देखा कि हमने जो वीडियो बनाया है आपको शायद पसंद आए उसके बारे में, और अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है, आपके काम का है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रश्न अगर आपके बनते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राधे राधे।